नमस्कार साथियों, इससे पहले हम जो चर्चा कर रहे थे उस पर आगे चलते हैं। आज कि हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा जिसमें हम चर्चा किए थे कि आधार कार्ड पर चर्चा हुई थी और आधार कार्ड से संबंधित कुछ बातें और हुई थी हमारे बीच कि आधार कार्ड आज सभी अकाउंट, खासकर उन अकाउंट जिसमें गवर्नमेंट के जो लाभ है, बेनिफिट हैं आने थे, उनको जोड़ा गया है। तो मेरा क्वेश्चन उस दिन था, उस पर चर्चा भी कर रहे थे हम कि कौन सी स्कीम या कौन से ऐसे तरीके से जोड़ा गया, उसका नाम लिया गया डीसीटी या डीबीटी। इस पर हम चर्चा कर रहे थे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उस पर आज आगे हम चर्चा करते हैं। उस दिन की चर्चा थी कि भारत में कुछ बातें को लेकर हम चर्चा किए थे कि भारत में जो गरीब है वो गरीब कैसे होते जा रहा है, अमीर कैसे अमीर होते जा रहा है, एक प्रॉब्लम। दूसरा, इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे इस पर बात किए थे। दूसरा, भारत में मुद्रास्फीति जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, वो इस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो इन पे चर्चा करते हमने पाया कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो है वो ब्लैक मनी। फिर हमने ब्लैक मनी पे चर्चा किया, कैसे अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब, क्योंकि जो पैसा 100 रुपए के एग्जांपल दिए थे 100 रुपीज है, वो 100 रुपीज जाना चाहिए सिर्फ गरीब के पास। तो गरीब तो ठीक है, पैसा जाएगा तो गरीब जो है अपलिफ्ट होगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा। लेकिन होता क्या था, ये बीच में हमने देखा 73 रुपीज जो जाता था इनके पास, बचा हुआ जो पैसे थे वो था 27। ये मतलब करोड़ों में बात करते थे, उन लोगों के पास पहुंच जाता था जो ऑलरेडी अमीर है, और ऑलरेडी अमीर मतलब उनके पास सफिशिएंट पैसे होते हैं। इस पैसे का तो वो अपने अकाउंट में दिखाता नहीं, वो मन चाहा कुछ भी खरीद लेता। दैट मीन्स आर्टिफिशियली ये जो 10% लोग हैं वो आर्टिफिशियली डिमांड जनरेट कर लेती, मांग जनरेट कर देती, जिससे ये बचे हुए जो 90% लोग हैं वो परचेसिंग, उनके पास सामान जाती कम थी, और अगर जाती भी थी तो अगर इतने लोग डिमांड करेंगे तो उसकी और वैल्यू बढ़ जाती थी। तो सबसे बड़ा कारण इसी वजह से था। ये जो 27 करोड़ की बात हम करते हैं, ये ब्लैक मनी है। तो ये ब्लैक मनी की वजह से ऐसा होता है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट था इन्फ्लेशन की बात है। अगेन यही प्रॉब्लम आपको समझाया कि सिर्फ 10% लोग ही इतने सामान खरीद लेते थे जितने 90 खरीदते, क्योंकि 90 लोग बहुत गरीब होते हैं, जो बहुत ही लिमिटेड उनके पास संसाधन होती, तो लिमिटेड चीज ही खरीदते। लेकिन 27 संसाधन भी बहुत है और भी खरीद सकते, इसलिए डिमांड ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से अमीर अमीर होते गया, गरीब गरीब, और भारत में मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण आपका काला धन था। इस पे चर्चा हुई थी, इसको आप समझाने की कोशिश किए थे। अब आगे मुद्दे पे चलते हैं। अभी हम सुनते हैं भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कोशिश कर रही है कि जो योजना के जितने लाभ हैं, बेनिफिट है, वो जो बेनिफिशियरीज है, लाभार्थी हैं, उन तक पहुंचे। उन तक कैसे पहुंचे, हमने कहा स्कीम का नाम लिया था डीबीटी, डीसीटी। वो सीधे उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। कैसे पता चलेगा उन्हीं के अकाउंट है, उससे लिंक किया गया आधार। आधार से क्यों लिंक किया गया कि उसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, किसी दूसरे व्यक्ति को आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये डीबीटी, भारत सरकार कौन कौन से लाभ है जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आता है, उनमें से हमने देखा होगा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। एक है जितने आपके अभी फूड ग्रेन्स है जो 1 किलो या 2 किलो में जो मिलता है, अभी सुने होंगे लॉकडाउन में भी गरीबों को राहत देने के लिए, तो फूड ग्रेन्स की जो पैसे हैं, सब्सिडी के जो पैसे हैं, वो पैसे, बच्चों का जो स्कॉलरशिप है, या फिर मनरेगा का जो वेजेस है, हमें समझ आता है, चलो उनकी मेहनत है वो करते हैं। फूड ग्रेन में जो एक वर्ड आता है कि उनके अकाउंट, क्योंकि भाई अब हम बात करते हैं सिंपल सा कि फूड ग्रेन्स जो होती है उनको 1 रुपए या 2 रुपए या मान लेते हैं 3 रुपए किलो में दे रहे, अलग अलग कार्ड अलग अलग रेट होती है, मान लेते हैं वो 1 रुपए पर केजी अगर राइस चावल देता है, तो क्या वो 1 रुपए की कीमत होती है? क्या वो 1 रुपए में पॉसिबल है? क्योंकि 1 रुपए में तो यार उसकी अगर बात को दूसरे तरीके से, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक है कि बार बार शब्द आता है कि फूड ग्रेन की सब्सिडी। अच्छा, स्कॉलरशिप की बात करते हैं। ये स्कॉलरशिप है क्या, बच्चों को जो मिलता है या हायर स्टडी में या कॉलेजेस में जो बच्चों को मिलता है, उसमें जो स्कॉलरशिप मिलता है वो है क्या आखिर? तो लोग कहते हैं स्कॉलरशिप हमें मिलता है तो मिलना चाहिए। नहीं, हम कह सकते हैं ये भी एक सब्सिडी है। कैसा सब्सिडी है? एजुकेशन को लेके। ये कैसे सब्सिडी है? आखिर ये सब्सिडी बार बार वर्ड आती है, वो आखिर है क्या? अब एक और सब्सिडी की बात करते देखे होंगे, हर घर में आपके यहाँ सिलेंडर होता है, सिलेंडर में देखते हैं आपके हर महीने आप लोग सिलेंडर परचेस करते हो। ये जो सिलेंडर है जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी, फुल फॉर्म सबको पता होगा, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं लोग, एलपीजी, इसको हड़बड़ी में या बहुत ध्यान से नहीं समझते लिख देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि गलत है। ध्यान से बोलेगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, ये जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक और ही चीज होती है कि इसकी खपत कम करे, और जो मोटर व्हीकल होता है जो कार्बन एमिशंस कम करे, उनके लिए होता है सीएनजी। आपने सुना होगा दिल्ली में जो कारें भी चलती हैं या दिल्ली में जो टैक्सी होती है उसमें सीएनजी होती है। कुछ लोग होते हैं इसमें कुछ गड़बड़ होती है, उसमें हम चर्चा भी करेंगे।
इसका फुल फॉर्म भी के बाद पूछता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सीएनजी है, ये एलपीजी है, ये मोटर व्हीकल्स में यूज होती है आपका। इसमें फिर और भी क्वेश्चन आता है, अगर हम अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछता है एलपीजी में इनमें से किसका कौन सा कंपाउंड या एलिमेंट ज्यादा होती हैं, सीएनजी में क्यों ज्यादा होती है। तो इसमें आता है ब्यूटेन, इसमें आता है मेथेन। तो ये मेथेन के कंपाउंड मिले होते हैं, इसमें ब्यूटेन्स के ज्यादा होते हैं। तो इनसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें क्या होता है, उसमें तो ये ब्यूटेन होते हैं। एनीवे, मैं बात कर रहा था एलपीजी की। अब बात है एलपीजी की जो सिलेंडर्स होती है, सिलेंडर्स कितने तरह की होती है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हमको सब्सिडी, सबसे पहली बात है ये सब्सिडी जानना जरूरी है, सब्सिडी होती क्या चीज है। फिर हम जब सब्सिडी बात करेंगे उसके साथ साथ अलायंस बहुत सारी तथ्य सामने आएंगे, इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा ये डीबीटी डीसीटी स्कीम, फिर ये जो सब्सिडी है, आखिर अकाउंट में उद्देश्य क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का, आखिर क्यों। पहले तो दिया जाता था, पहले भी फूड ग्रेन दिया जाता था, पहले भी स्कॉलरशिप दिया जाता था। पहले याद होगा स्कॉलरशिप जो मिलता था, पहले लंबी लाइन होती थी, जिला सहकारी बैंक या और भी जो बैंक होता था वहां लाइन लगी होती थी, आप जाते थे वहां। अब ऐसा हो गया ये भी जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में आता है, फूड ग्रेन की सब्सिडी अकाउंट में आती है, मनरेगा। आखिर अकाउंट में क्यों, इसके क्या फायदे। तो हमने देखा था उस दिन की डीबीटी डीसीटी हुआ तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट, क्यों अकाउंट में डायरेक्ट, क्योंकि आधार जुड़ा है तो सही व्यक्ति के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में मीडिएटर नहीं है, सीधा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट पैसा रिलीज किया सीधे उनके अकाउंट में। तो यहाँ बीच के जो मीडिएटर थे, जो ब्लैक मनी जनरेट होती थी, करप्शन होता था, वो करप्शन कहीं ना कहीं हट गया। अब इसका फायदा क्या होगा उस पर चर्चा करने के लिए हमें समझना पड़ेगा। तो ये एलपीजी जो होती है सिलेंडर्स कितने तरह की होती है ये भी समझना पड़ेगा। हम जिस दूसरी बात, एक तो टाइप्स के सिलेंडर कितने टाइप की, दूसरी बात यह है कि ये जो सिलेंडर्स होती है उसमें जो कंजप्शंस होती है, ठीक है, टाइप्स, टू टाइप्स की बेसिकली हमारे पास सब्सिडी है, सिलेंडर्स हैं। एक होती है आपका डोमेस्टिक यूज और एक होती है आपका कमर्शियल यूज। ये एलपीजी सिलेंडर की दो कैटेगरी रखा गया, देखिए एक बड़ा सा टंकी होता है बहुत बड़ा जिसमें, ठीक है, और एक हमारे घर पे जो रेड कलर की होती है डोमेस्टिक। इनमें आखिर अंतर क्या है, अगर हम देखें, अगर इसकी वेट देखें तो ये लिखा रहता है 19 kg और यहाँ लिखा रहता है कभी कभी 14 kg या 15 kg, दोनों में से एक आपको देख मिलेगा। इसका नफा नुकसान क्या, या क्या इससे क्या संबंध है, या ये सीएनजी देखोगे केवल लोग सुनते न्यूज में क्या खाद्य विभाग ने एलपीजी रिफिल करने की पंप या उस तरह की चीजें होटल में ये पकड़ाया, या गाड़ी की कार में सीएनजी एलपीजी चल रही है, आखिर इससे क्या दिक्कत है, क्या नुकसान है। भाई ले रहे हैं अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन सुनते हैं एलपीजी की सिलेंडर होती है एक साल में कितनी सब्सिडी में कितनी चीजें मिलती है। एक और बात, जब हम सिलेंडर्स लेते हैं तो प्राइस कौन कौन सी होती है, प्राइस की हम बात करते हैं। ये तो टाइप्स की बात कर रहे थे हम जो सिलेंडर्स लेते हैं उसकी प्राइस कौन सी होती है, कौन कौन सी है। हम जो आज लेते हैं, ठीक है, पैसा हमारे अकाउंट में आता है, सब्सिडी जो इसको हम लोग बोलते हैं हमारे अकाउंट में। तो यार एलपीजी में से सब्सिडी क्यों, स्कॉलरशिप में सब्सिडी, आखिर सब्सिडी होती है इसे समझने की जरूरत है, आखिर क्यों और क्या है सब्सिडी। तो क्यों जरूरत हो बाद में पता चलेगा, जब तक डेफिनेशन क्लियर ना हो तब तक नहीं समझ में आएगा कि आखिर सब्सिडी का उपयोग क्या है। तो हम चलते हैं एलपीजी पे। एलपीजी क्या सब्सिडी देना जरूरी है या नहीं है। फूड ग्रेन में चलो समझ आता है, सब्सिडी समझ है, स्कॉलरशिप में क्यों, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अर्निंग है फिर भी उनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो आखिर क्यों जरूरी है। ठीक है, तो एलपीजी की बात करें तो दो तरीके से पढ़ेंगे, एक टाइप्स कौन कौन सी सिलेंडर्स होती है, दूसरा है इसकी जो प्राइस कौन सी। आज जो हम लोग सिलेंडर लेते हैं, पहले होता था कि पहले सब्सिडी अलग से आपके अकाउंट में नहीं आता था, जो आप मार्केट जो भी आप बुक करते थे वो उतनी पैसे में मिलते थे। आज ऐसा है आपको 800-900 रुपए चुकाने होते, बाद में कुछ पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो जो आप लोग आज मार्केट से जो पैसा लेते हो, आप जो परचेस करते हो वो मार्केट प्राइस है, ठीक है। पहले जो लिया जाता था अकाउंट में जब सब्सिडी नहीं आती थी तो उसको बोलते थे सब्सिडाइज्ड प्राइस। इससे और भी क्वेश्चन निकलेगा, सब्सिडाइज्ड प्राइस होती है, ठीक है। आज जो हम लोग लेते हैं मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। एक होती है सब्सिडाइज प्राइस, होता है क्या मतलब अल्टीमेटली हम लोग आज जो ले रहे हैं वो मार्केट प्राइस में ले रहे हैं, बाद में कायदे से वो सब्सिडाइज प्राइस हो जाती है। क्यों, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है सब्सिडी का। आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो हमने सुनते थे कई बार इसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि एलपीजी एक ही घर में एक ही व्यक्ति के नाम में 3 अलग अलग कंपनियों के सिलेंडर होते थे, किसी का एचपी का, किसी का इंडेन का, वो आदमी 3, ऊपर से ब्लैक जो बेचा जाता, सेल किया जाता था। एलपीजी सिलेंडर अपना एचपी का चला रहे, दूसरा वाला ब्लैक में बेच दिया, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, क्या नफा क्या नुकसान। तो आज जो हम लोग लेते हैं मार्केट प्राइस में लेते हैं सब्सिडाइज, बाकी जो सब्सिडी का पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो
अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो सरकार को इससे क्या फायदा, इतनी एक्सरसाइज का। ये जो सब्सिडी आखिर है क्या, तो उस पर चलते हैं। सब्सिडी आखिर क्या है, उसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जब पूछते हैं सब्सिडी है क्या, तो लोग कहते हैं सरकार का कोई, सरकार अपनी तरफ से पैसा दे देती है। भैया पैसा क्यों देती है, ये भी तो जानना जरूरी है, पैसा आखिर क्यों देती है। सब्सिडी जो होती है, अब फूड ग्रेन की बात करो, स्कॉलरशिप की बात करो, उसकी बात करो, सब में स्कॉलरशिप भी एक सब्सिडी है, ध्यान रखें। स्कॉलरशिप भी एक एजुकेशन में एक तरह का सब्सिडी है, ये अलग कुछ नहीं है। आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो सब्सिडी कहलाएगी। सब्सिडी जैसे एलपीजी की बात करते हैं हम, तो आज में जब पहले होता था ट्रेडिशनल मेथड से हम जो फ्यूल यूज करते थे खाना पकाने के लिए या और चीजों के लिए, तो ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो परंपरागत होते लकड़ी जलाना, कंडे जलाना, इस तरह, उससे पॉल्यूशन बहुत होती थी। तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, आपको शहर में मिलेंगी नहीं, एक तो बात, शहर में कहाँ से मिलेंगी लकड़ी, तो इसके लिए हमें यूज करना होता है एलपीजी। क्या बिना एलपीजी के आपके घर में खाना बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, ये कह सकता हूं, ये एक दैनिक जीवन, डेली लाइफ में यूज होने वाली बेसिक चीज है। मैं बोलूं पार्ले जी क्या जरूरी है, नहीं है, तो क्या एलपीजी के बिना आपके खाना बन पाएगा, सर्वाइव कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। तो दैनिक जीवन में जो चीजें उपयोग होती हैं, जो बहुत बेसिक है, इसलिए देखे होंगे आप लोग पेट्रोल, डीजल, इसमें बहुत समय तक जो प्राइस थी याद होगा 47, 30 इतने तक का हम लोग पेट्रोल लेते थे। अभी जाकर देखते हैं 70, 75 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब इसमें जो है गवर्नमेंट, आपको बता दो एक और तथ्य, आज जो हम 70 रुपए के लेते हैं, ये गवर्नमेंट जो है ये विदाउट सब्सिडी है, विदाउट सब्सिडी। लाइन बहुत समझिएगा, ये बिना सब्सिडी के है। पहले होता था हम लेते थे 40 रुपए पर लीटर पे, इसका मतलब हो गया अंतर कितना है, 30 रुपए। ये 30 रुपए कायदे से हमको पर लीटर गवर्नमेंट देता था सब्सिडी, इसलिए हमारे पास उस समय रेट कम होते थे। अब जो है पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी हटा दी गई है। एक क्वेश्चन बनता है, इन इंडिया विच इज नॉट सेल बाय गवर्नमेंट विथआउट सब्सिडी। इनमें से गवर्नमेंट जो है किसको बिना सब्सिडी के, दैट मीन्स उसमें सब्सिडी इनमें से किसमें भारत सरकार लगा रखी है, जो बिना सब्सिडी के मिलता है। ऑप्शन दे देगा आपको, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, शुगर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है कि भारत सरकार जो भी सब्सिडी है, तो विदाउट सब्सिडी, डी कंट्रोल एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे जब सब्सिडी हटने की बात होती है, तो एक डी कंट्रोल वर्ड यूज होता है कि भारत सरकार ने इनमें से किसकी प्राइस को डी कंट्रोल रखा है। ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है। कभी आपसे पूछ जाए इनमें से भारत सरकार किसकी प्राइस को डी कंट्रोल नहीं किया है, डी कंट्रोल नहीं किया है मतलब अपने कंट्रोल में रखा है। डी कंट्रोल मतलब अपने कंट्रोल से बाहर कर देना। तो डी कंट्रोल का मतलब होता है, आप देखेंगे आज जो प्राइस होती है डी कंट्रोल कर दिया गया है। आज जो प्राइस है कंसर्न कंपनी डिसाइड करती है, इसलिए आप देखोगे इंडियन ऑयल की जो पेट्रोल की प्राइस अलग होती है, रिलायंस की पेट्रोल की प्राइस अलग होती है, ठीक है, आईओसीएल की जो प्राइस होती है उसकी अलग होती है। कारण यह है क्योंकि भारत सरकार पहले अपने कंट्रोल में रखा था, अब उसको डी कंट्रोल कर दिया गया है। क्यों डी कंट्रोल बोल रहा हूं, क्योंकि जिसमें सब्सिडी हटा दी जाती है दैट मींस सरकार अपने कंट्रोल में वो नहीं रखता। तो क्वेश्चन पूछा, अगर दो तरीके से पूछेगा, भारत सरकार निम्न में से किसमें सब्सिडी नहीं दे रहा है, या दे अभी भी भारत सरकार किसमें सब्सिडी दे रहा है। दूसरा इसी चीज को पूछ देगा, इनमें से भारत सरकार किसको डी कंट्रोल नहीं किया है। नहीं किया मतलब उसमें सब्सिडी अभी भी दे रहा है। भारत सरकार अब तक सभी चीजों में डी कंट्रोल कर दिया है एक्सेप्ट कैरोसिन, घासलेट जिसको बोलते हैं, मिट्टी तेल जो बोलते हैं, उसको अभी भी डी कंट्रोल नहीं किया गया, उसमें भी अभी भी सब्सिडी। शुगर की प्राइस भी इसमें है, सब्सिडी हटा दी गई है। याद होगा शुगर प्राइस की सब्सिडी को लेकर 2016 पीएससी, आपके स्टेट पीएससी से क्वेश्चन था, डी कंट्रोल ऑफ शुगर प्राइस के लिए कमेटी पूछा गया था पेपर में। एग्जाम में 2016 छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि शुगर प्राइस को डी कंट्रोल कौन सी कमेटी, तो यहाँ का आंसर था सी रंगाराजन कमेटी। इसे कमेटी भी पढ़ना जरूरी है, तो ध्यान रखेंगे डी कंट्रोल पूछा मतलब अपने कंट्रोल से बाहर, मतलब सब्सिडी हटा दी गई है। कंट्रोल मतलब उसमें सब्सिडी अभी भी, तो कैरोसिन एक लौता अभी बचा हुआ है जो सरकार अभी भी अपने कंट्रोल में रखा, उसमें सब्सिडी दे रहा है। अगला चलते हैं, हम बात कर रहे थे इधर, तो पेट्रोल डीजल की पहले क्यों सब्सिडी दिया जाता था। तो पहले मानना था कि पहले लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाते थे। पहले तो याद होगा घर में, अगर आप बहुत पहले की 10-15 साल पहले देखें, तो घर में किसी के यहाँ गांव में अगर साइकिल हो जाए तो उसको बहुत मतलब एक अच्छा पैसे वाला माना जाता था। बाद में देखिए धीरे धीरे सबके घर में गाड़ी होने लग गई, तो उस समय वो बेसिक चीजें थी, वो एफर्ट नहीं कर पाते इतनी महंगी।
और वो तो जब आप परचेस करवा रहे हो गाड़ी और सेल करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सब्सिडी देना जरूरी था, इसीलिए उस समय सब्सिडी। अब चूंकि ये डेली नीड के सब लोग एफर्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं आप डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है, पर वो एफर्ट किया जा सकता है। अगर आप गाड़ी रख सकते हो, दैट मीन परचेस कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है उसका फ्यूल भी आप लगा सकते हैं, इसलिए सब्सिडी हटा दिया गया। इसलिए 2000 देखे होंगे 2004 में रिलायंस जो पेट्रोल पंप थे 2004 में खुले थे, उसके उसी साल ही बंद हो गए थे। कारण था क्योंकि रिलायंस ये सब्सिडी, भारत सरकार तो जो है RIL, भारत सरकार तो सब्सिडी देती थी, गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती थी उसको थ्रू सब्सिडी मिल जाता था, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री कहां से लाता? रिलायंस इंडस्ट्री से एक और क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री जो पेट्रोल डीजल जो होती है, एक क्वेश्चन पूछता है, भारत में जो आज हम लोग पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कराते हैं, वो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कराते हैं तो कितना प्रतिशत, कितना परसेंट हम लोग इंपोर्ट कराते हैं? दूसरा, ये पेट्रोल डीजल जो है डायरेक्ट नहीं होती है, सबसे पहले इसका क्रूड ऑयल, जिसको हम लोग कच्चा तेल के नाम से जानते हैं, क्रूड ऑयल होती है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। क्रूड ऑयल फिर अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग, फिर उसको अलग अलग किया जाता है, फिर वो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जिसको टार, जिसको हम लोग डामर बोलते हैं, वो, तो ये अलग अलग चीजें हमको बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो क्रूड ऑयल होती है वो जो हम इंपोर्ट कराते हैं कितना प्रतिशत, और भारत फिलहाल वर्तमान में सबसे ज्यादा किस देश से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है? ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत कितना प्रतिशत अभी भी डिपेंडेंट है। इसके लिए कमेटी बनाई गई, अरविंद पनिगरिया करके कमेटी है, उससे पहले और भी कमेटी थी। अरविंद पनिगरिया कमेटी, उनको सजेशन पूछा गया कि भारत में ये जो ऑयल, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है उसको कब तक हटाया जाएगा और कितना प्रतिशत तक लेके आ जाएगा। तो अरविंद पनिगरिया ध्यान रखेंगे कमेटी कि क्रूड ऑयल की इंपोर्ट या इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को हटाने के लिए कौन सी कमेटी? अरविंद पनिगरिया। और डी कंट्रोल ऑफ जो शुगर प्राइस बोला था, याद रखिएगा, सी रंगराजन। ये दो चीज ध्यान रखेंगे कमेटी में। कमेटी का बहुत सारी कमेटी है, पर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट कराते हैं उसमें से आपको बता दूं, अगर आप 1 लीटर लेते हो उसमें से 80% हम इंपोर्ट कराए रहते हैं। दैट मीन्स भारत में सिर्फ कितना परसेंट प्रोड्यूस हो रहा है? 20%। बात तो 20% हम प्रोड्यूस करते हैं भारत में। क्रूड ऑयल की इंपोर्ट की बात करते हैं, बहुत समय तक हम ईरान और इराक, इन दोनों से बहुत इंपोर्ट कराते थे। फिलहाल इनसे इंपोर्ट करने की देखिए होगे कुछ 5-6 महीना पहले इन पे प्रतिबंध लगा वजह से इसको हम इंपोर्ट नहीं करा रहे। फिलहाल सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका मत लिखिएगा, सऊदी अरबिया, इनसे हम सबसे ज्यादा वर्तमान में इंपोर्ट करा रहे हैं क्रूड ऑयल को। ठीक है, तो भारत जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट कराता है वो 80% हम डिपेंडेंट है, 20% एज पर अरविंद पनिगरिया 2035 तक हम अपना 75% जो डिपेंडेंसी वो हटा लेंगे। मतलब जो 80% हम इंपोर्ट करा रहे हैं उसमें 75%, मतलब मैं 80% को अगर 100% मान लूं तो ये 25% ही हम इंपोर्ट कराएंगे। अब कैसे कराएंगे इसके लिए और इसको कराने की क्या जरूरत है, हम थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे, इसके साथ साथ वो भी समझेंगे। तो ये इंपोर्ट को कम कराने की ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, 80% जो था उसको 75% हम रिड्यूस कर देंगे। मतलब सिर्फ हम उसमें से 25% ही रिड्यूस कराएंगे, मतलब 25% ही हम उसको इंपोर्ट कराएंगे। तो इसके नफा क्या, नुकसान क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, याद रखिएगा, इससे पहले हमने क्लास में चर्चा किया था, जितना हम इंपोर्ट कराएंगे, क्योंकि ये गुड्स है, जितना इंपोर्ट कराएंगे उतने ही पेमेंट देने पड़ेंगे। जितने पेमेंट देंगे इंडियन रुपये तो लेगा नहीं, वो लेगा वो डॉलर पे लेगा तो हमको लेना पड़ेगा। क्या डॉलर के यहाँ से छपती नहीं, हमको परचेस करना पड़ेगा। फिर याद होगा उसके लिए हमने समझाया था आपको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से लेना पड़ेगा। इसीलिए इंडियन रुपये की वैल्यू, इसलिए ध्यान रखेंगे कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में देखिएगा, जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस की बढ़ती है तो इंडियन रुपये गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि इंपोर्ट कराने पे हमें पर डॉलर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो एक्स्ट्रा रुपी चली जाएगी मार्केट में, इसी वजह से इंडियन रुपी गिरती है। जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती है इंडियन रुपी मजबूत हो जाती है। देखिए होंगे अभी कुछ समय पहले इंडियन क्रूड ऑयल की प्राइस ऑल टाइम लो चल रही है अभी, तो उसकी वजह से इंडियन रुपी मजबूत हो गई। तो ये एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये 75% रिड्यूस करने की बात की है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। मुद्दा ये था कि भारत में यार जब हम इंपोर्ट कर देंगे तो इंपोर्ट करेंगे तो खपत तो बढ़ी रहेगी ना, खपत तो उतनी होनी है। तो दैट मीन्स हमको यही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। याद होगा कल प्रधानमंत्री जी मतलब जब स्पीच देने आए थे 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात की, उस समय बोला था स्वावलंबी, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना है हमको। वो आत्मनिर्भर की बात इधर से झलकती है, उससे पहले की बात है, अभी की नहीं, उससे पहले की बात है कि हमको जो इंपोर्ट कराते हैं, हम सबसे पहले इंपोर्ट को तो बंद कर दें। चलिए बंद कर देते हैं, मान लो क्या होगा इससे, मान लो 75 में पूरा 100% हम इंपोर्ट बंद कर देते हैं। अरे इंपोर्ट बंद करेंगे जहां प्रोडक्शन कहां होता है, प्रोडक्शन तो आपके पास 20% है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी प्राइस क्या हो जाएगी जब एबिलिटी कम बहुत ज्यादा हो जाएगी।
दैट मीन्स हमको भारत में ही उसके अल्टरनेटिव सोर्स देखने पड़ेंगे। अल्टरनेटिव सोर्स मतलब भारत किसकी बात करो, नॉट ओनली क्रूड ऑयल, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं सिर्फ क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो फ्यूल्स होती हैं, जो गाड़ियों में चलाने के लिए जो क्रूड ऑयल्स होती है, उसका वो इंपोर्ट ना करा के या तो उसका प्रोडक्शन यही कर दे, एक तरीका ये है, या उसका अल्टरनेटिव कोई चीज निकाल लें कि हमको ये क्रूड ऑयल की जरूरत न पड़े और अल्टरनेटिव चल जाए। इसके लिए नीति आयोग ने 2025 का टारगेट रखा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, 2025 डेट पूछ सकता है आपसे कि कब तक, और क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। ये जो क्रूड ऑयल की बात करें, एक तरीका यहीं पे हम कर दे, क्रूड ऑयल यही प्रोड्यूस कर दे तो ये ऑयल रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए आपने कभी कभी सुने होंगे कृष्णा गोदावरी बेसिन 6, क्या सुने होंगे आपने, कृष्णा गोदावरी बेसिन 6, या आसाम डिगबोई सुने होंगे, डिगबोई जो भारत में जहां से हम लोग क्रूड ऑयल ड्रिल करते हैं। एक है मुंबई हाईवे, जहां से कई बार पूछता भी है डिगबोई किसके लिए फेमस है, याद रखिएगा क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। मुंबई हाईवे किसके लिए फेमस है, आपके छत्तीसगढ़ पीएससी ने पूछा है, तो मुंबई हाईवे किसके लिए फेमस है, वो भी क्रूड ऑयल। भारत में और जगह कहां कहां मिल सकता है इसकी सर्च, इसलिए याद होगा आज से 8 मैंने लगभग दुर्ग में एक जगह ढूंढा गया था कि यहाँ पे मिल सकता है क्या, कोशिश ढूंढा गया कि यहाँ पे क्या क्रूड ऑयल मिल सकता है, अपने छत्तीसगढ़ की बात है। तो फिलहाल तो ये कैसे हो सकता है, तो क्रूड ऑयल को हमको अल्टरनेटिव यहीं पे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक तरीका ये हो सकता है रिड्यूस करने का, ठीक है, कि हम इसको, या ये ना हो इसका दूसरा तरीका जिससे हम गाड़ी चला सकें, इसीलिए ई रिक्शा आपने सुना होगा। ई रिक्शा कुछ नहीं है, जितनी जो गाड़ी है, या देखिएगा आजकल बहुत सारी जो कार आती है, वो भी जो कार आती है वो बैटरी वाली कार आने लग गई है, जिससे बहुत सारी ट्रेंड चल रही है बातें कि बैटरी वाली कार, क्या बैटरी वाली कार, अगर बैटरी वाली कार या इस तरह की ई रिक्शा आ गई, या ई बैटरी या ई कार आ गई, दैट मीन्स इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसको ऐसे ही इंपोर्ट नहीं कराएंगे, हम इस पर इसलिए 2025 तक भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारे संस्थाओं ने कोशिश किया है कि हमको क्रूड ऑयल ना छोड़ के इस पे फोकस किया जाए, बैटरी वाली गाड़ियों पे फोकस किया जाए। क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है थोड़ी कम होती है, पर इसलिए इसकी बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि इनकी, ये तो ऐसे भी लिमिटेड है, एक दिन खत्म हो जाने, तो दूसरा हमको तरीका ढूंढना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं पावर पे, ये भी एक हम कह सकते हैं पावर जनरेशन जो होती है उसमें क्रूड ऑयल भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अब बात करें टावर जो होती है, मोबाइल टावर, लाइट गोल होगी, कहां से आएगा, पेट्रोल डीजल, पावर जनरेशन में भी उपयोग होती है। तो इसके लिए हमको सोलर एनर्जी, याद होगा सोलर एनर्जी की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया है, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव भी एक बहुत बड़ा प्लांट है, और फ्लोटिंग के बाद सुनते हो कि रशिया ने फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट लगाया है, वर्ल्ड का पहला बहुत बड़ा, तो बहुत सारे हैं। तो इसको कैसे अल्टरनेटिव निकाला गया, वो है आपका ई रिक्शा या ई कार। तो इसको रिड्यूस करने के तरीके, तो इसको ढूंढने के लिए भारत सरकार ने एक तरीका निकाला गया, क्योंकि भारत में 2-3 जगह मिले हैं, उनको ऑयल ड्रिल करना पड़ेगा, सही प्राइस मिले, गवर्नमेंट को नुकसान मत हो। क्यों भाई, ये जो क्रूड ऑयल बात करते हैं, ये गवर्नमेंट का नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअली गवर्नमेंट का नहीं, ये पूरे पब्लिक का बराबर हक है और ये पूरी जनता का हक है। इसीलिए जब भी कोई गवर्नमेंट के ऐसे रिसोर्सेस को या सोर्स को, जो इंडिविजुअल की नहीं होती है, उसको जब हम बात करते हैं तो उसको ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन जिसको आप लोग नीलामी सुनते हो, आखिर नीलामी क्यों किया जाता है, कई बार डाउट आता है कि नीलामी क्यों करते हैं। नीलामी इसलिए किया जाता है कि उसकी सही प्राइस हो, सही प्राइसिंग हो, गवर्नमेंट को इससे नुकसान, याद होगा इसलिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या था, ये प्राइसिंग में कमी, और कुछ नहीं था, ये प्राइसिंग को कम कर दिया, ये घोटाला था। तो ऑक्शंस की बात करते हैं, ऑक्शन जब किया जाता है, इसके लिए क्रूड ऑयल के लिए पर्टिकुलर ऑक्शन पूछ देता है, उसको पहले कहते थे HELP, अब कहते हैं इसको NELP। कभी क्वेश्चन आए ध्यान रखेंगे, HELP क्या है, NELP तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्रूड ऑयल जो भारत में जो प्रोड्यूस किए 20% जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इसी ऑक्शन के थ्रू, की जो नई जगह मिली है वहां पे हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए जो ऑक्शन के तरीके हैं ताकि सही प्राइसिंग मिले, उसके लिए कमेटी बताया था अरविंद पानीगड़िया, उससे पहले कौन था, सी रंगराजन कमेटी। 4 कमेटी है, मैं फिलहाल 2 के बाद चर्चा करूंगा, बाद में हम पढ़ लेंगे। और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। इसको पहले कहते थे NELP, अब कहते हैं HELP, ध्यान रखेंगे, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, अब कहते हैं हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये अभी चल रहा है ऊपर वाला, ध्यान रखेंगे। तो कभी आया क्वेश्चन तो टोटली डील विद क्रूड ऑयल। तो ये इंपोर्ट से क्या नफा नुकसान, इसलिए RIL जो बंद हुआ था सबसे बड़ा कारण था कि भारत तो ठीक है इंपोर्ट कराता है, तो इंपोर्ट कराएगा तो कितना नुकसान होगा।
ये तो डायरेक्ट क्रूड ऑयल होती है, फिर इसको रिफाइन की बात आती है। तो क्वेश्चन पूछता है, भारत विश्व का जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है, एक और भारत सरकार भी बनाने की कोशिश कर रहा है, बनानी है रत्नागिरी पे। भारत का सबसे बड़ा नहीं पूछ के वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात, ध्यान रखेंगे वो है RIL का। विश्व की बड़ी जो पेट्रोल रिफाइनरी है वो भारत में ही है, वो है जामनगर गुजरात में। भारत सरकार ने दो पब्लिक सेक्टर बैंकों को पब्लिक सेक्टर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग OMC है, एक और टर्म्स में यूज कर लेता हूं, OMG मत लिखिएगा, OMC ऑयल, इसका फुल फॉर्म कभी पूछता है, लोग इसको M को गलत बना देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लिख देते हैं। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता बॉस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हुआ वो तो क्रूड ऑयल से हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत के दो पब्लिक सेक्टर है, उनके साथ टाई अप करके रत्नागिरी में RIL से भी बड़ा बनाने की बात चल रही है, अभी चल रही है, अभी बनी नहीं है, ठीक है। तो कभी अभी क्वेश्चन आया कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर, भारत कितना प्रतिशत इंपोर्ट कराता है? 80%, ठीक है। भारत अभी फिलहाल किससे सबसे ज्यादा इंपोर्ट करा रहा है? साउथ अफ्रीका मत लिखिएगा, सऊदी अरबिया, ठीक है। ऑक्शंस के जो तरीके हैं क्रूड ऑयल का वो है NEL, है ना, HELP, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। कौन सी कमेटी अभी बोला था मैंने आपको? अरविंद पानीगरिया, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो RIL का बंद होने का कारण यही था कि उसके पास तो सब्सिडी के लिए पैसे थे नहीं, सरकार को अपना सब्सिडी पैसा दे देता था, इसीलिए जब सब्सिडी खत्म हो गई, देखोगे अब रिलायंस की पेट्रोल टंकी 2-3 साल से खुल गई है फिर से। कारण है क्योंकि सब्सिडी हटा दी गई है, क्योंकि सब लोग एफर्ट कर सकते हो, जो गाड़ी एफर्ट कर सकते हो। मुद्दा था LPG पे, हम वापस आते हैं LPG पे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके बिना क्या आपकी जीवन चल पाएगी क्या? एक बात। दूसरा, बच्चे जो गरीब हैं, मैं आज कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, स्कॉलरशिप बहुत पहले से देना शुरू हुआ था। स्कॉलरशिप, एक गरीब बच्चा क्या आज का एजुकेशन एफर्ट कर सकता है इतने हाई प्राइस में? नहीं, तो उसको एजुकेशन एफर्ट नहीं कर पाएगा। भाई एजुकेशन लेना उसके जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। संविधान में आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सम्मान से जीना, एक उसमें जोड़ा गया बाद में। तो ये बेसिक चीज है भी एक दैनिक जीवन का, ठीक है। फूड ग्रेन ऑब्वियस सी बात है, जब खाओगे तो क्या, ठीक है, मनरेगा की बात अलग कर देता हूं मैं। तो ऐसी बेसिक डेली यूज होने वाली चीज या ऐसी बेसिक नीड की चीज जो एक गरीब पर्सन होते हैं उनके हाई प्राइस के वजह से, लाइन बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसी डेली यूज होने वाली बेसिक नीड की चीजें, डेली यूज होने वाली बेसिक नीड की चीजें, सिलेंडर के प्राइस 800 कर देता हूं, हर गरीब ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ये बेसिक चीज है जो दैनिक जीवन में उपयोग होती है। अगर हाई प्राइस हो जाए तो गरीबों की पहुंच से क्या हो जाएगी? वो दूर हो जाएगी। तो उनको पहुंच में लाने के लिए सरकार अपने तरफ से जो एडिशनल अमाउंट देता है उसे हम सब्सिडी कहते हैं। भेज से लाइन क्लियर कर दूं, ऐसे डेली यूज होने वाली बेसिक नीड की चीजें अगर वो ज्यादा प्राइस होती है, जिससे कॉमन गरीब आदमी अगर उसको एफर्ट नहीं कर पाएगा, उनके एफर्ट में लाने के लिए सरकार अपने तरफ से एडिशनल जो मनी देता है उसे हम सब्सिडी कहते हैं। बात है दैट मीन्स अभी हम लोग लेते हैं मार्केट प्राइस में, हमारे पास अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो अल्टीमेटली हम लेते हैं सब्सिडाइज प्राइस में। बात यह है ये डोमेस्टिक और इसका क्यों मैंने लिया, सब्सिडी क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक MSP भी एक चर्चा होती है, MRP MSP हम बाद में चर्चा करेंगे, सब्सिडी की बात आती है, बाद MSP भी चर्चा हो जाती है, चलते हैं उस पर। तो LPG क्लियर है, मार्केट प्राइस एंड सब्सिडाइज प्राइस दोनों क्लियर है। क्यों जरूरी है, सब्सिडी क्या होती है, बेसिक नीड, ये भी ऑब्वियस सी बात है, बेसिक चीजें हैं यार, वो एफर्ट नहीं कर पाएगा तो फिर इसलिए उनके स्कॉलरशिप के नाम। उसी तरह हम जब बात करते हैं, बहुत सारे लोन होते हैं, जैसे किसानों की बात करते हैं, किसान कैसे सर्वाइव करेगा खेती किसानी करके? अगर उनको महंगा लोन मिलेगा, अगर उनको महंगे लोन मिलेंगे, जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते तब कैसे करेंगे? इसीलिए उनको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलता है, इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन पूछता है जो लोन में जो बहुत सारे ऐसे जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उस लोन में जो सब्सिडी मिलता है उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ISS, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत पैसे मिलते हैं। कौन से स्कीम? ISS, जो लोन में जो सब्सिडी, इसे देखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जब हम बात करते हैं उसमें कहते हैं कि इतना प्रतिशत अगर आप लोन लेते हो तो इतना आपको छूट मिलेगी, ब्याज में छूट या छूट मिलेगी। वो छूट क्या है? ये है क्योंकि गरीब लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे तो उनके एफर्ट में पहुंचा है, वो है ISS, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत, ठीक है। तो ये भी एक सब्सिडी है।
तो सब्सिडी की चर्चा कर रहे थे हम, तो क्लियर है। मान लीजिए वो 800 में 400 देखो कि 800 पहले 420 या 410 रुपए कुछ मिलता था, हम 400 मान लेते हैं। अभी अब मिलता है देखिए 800 900 मिलता है, ठीक है। तो ये 14 किलो की ये जो रेट लिखा हूं मैं 800 रुपए की बात करता हूं। अभी मैं मालूम बिना सब्सिडी की बात कर लूं, बिना सब्सिडी की बात करें तब की बात है। अच्छा, जब अभी सरकार जो ये कहते हैं डीबीटी डीसीटी में पैसा आता है, तो याद रखिए कितना एक साल में कितने सिलेंडर है आपको जो मिलता है, ऐसा वाला वो है 12। एक पर्टिकुलर ईयर में आपको 12 ही सिलेंडर ऐसे हैं जिसके आप लेते हो तो आपके लेने पे मार्केट प्राइस मिलोगे, लेकिन आपके अकाउंट में सब्सिडी आएगी। लेकिन उसके बाद लोगे तो आपको मार्केट प्राइस मिलेगी, आपके सब्सिडी आपके अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो 14-15 किलो की जो होती है उसका 800 रुपए अभी आप लेते हो, देख लीजिए उतना ही मिलता है, 800 790 कुछ मिलता है। ये 19 किलो का जो आपका कमर्शियल है, ये सिलेंडर जो होता है 19 किलो का, ये करीब करीब आता है 1100 रुपए का। कितने किलो का अंतर है देख लीजिए भी, ठीक है। इसमें अंतर देख लीजिए। अगर मैं इसको मान लो डबल 14 दूनी 28 कर देता हूं 28, तो 8 दूनी 1600 और ये 19 दूनी 38, बहुत अंतर आ जाता है। दैट मीन्स लोग बड़े बड़े होटल में देखे होंगे, पहले होता शिकायत आती थी आज इस होटल में ये डोमेस्टिक यूज का जो है खाद्य विभाग का छापा पड़ा जिसमें ये इतने सिलेंडर पकड़े गए। क्यों बोलते हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी, ये जो सब्सिडी के पैसे बात करता हूं, ये सब्सिडी का पैसा है क्या? कौन देता है ये सब्सिडी का पैसा? अल्टीमेट बात कि सरकार जो है गरीब लोग एफर्ट न कर पाए। ध्यान से, क्योंकि सब्सिडी का डेफिनेशन में क्लियर था, जो लोग एफर्ट नहीं करते उनके पहुंच में लाने के लिए सरकार अपने तरफ से पैसा देती है। अल्टीमेटली सब्सिडी का पैसा आता कहां से है? ये हमारे टैक्स है, हमारे टैक्स के पैसे हैं। अगर अब सीरियस बात है, आपके घर पे देख लीजिए, आपके घर में आपके पास पैसे हैं लेकिन वो गलत जगह उपयोग हो रहा है, ये वाले जो होना चाहिए ये उपयोग कर रहे हैं, पैसा निकल गया आपके हाथ से, तो क्या आपका घर का विकास ज्यादा होगा? क्योंकि आपके पास पैसे कम होंगे, क्योंकि आपको मिसयूज हो रहा है पैसे का। यहाँ पे इन लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो ये जो मिसयूज है उसको कैसे रोका जाए, यहीं पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन लोग करते क्या थे, ये जो सिलेंडर था उसको रिफिल कर लेते थे 1600 में 28, 11 दूनी 2200 में और 19 दूनी 38, बहुत अंतर होता था। ऊपर से तो मैंने 800 मार्केट प्राइस, ये तो 400 मिलता था बॉस। अगर ये 400 मिलता था, 400 में 14 किलो का और 1100 में 19 किलो का, सोच लो कितना अंतर है। 3 सिलेंडर अगर लोगे तो इतना, 3 चौक 12, 3 सिलेंडर का रेट अकेले। इसीलिए बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, अब रेस्टोरेंट की क्या जरूरत है भाई, वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे क्या? वो गरीब थोड़ी है, वो एफर्ट कर सकता है, हमसे टैक्स लेता है, हम उसको प्रॉपर पैसा देते हैं। इसीलिए फूड कॉर्पोरेशन का बात है। एलपीजी और सीएनजी की जो हम बात कर रहे थे, इसकी बात कर, बहुत लोग होते हैं जो गाड़ी में अपने सीएनजी न डाल के एलपीजी को रिफिल करवा लेते हैं। क्या नुकसान है? ये जो होती है ये 600 रुपए का 600 रुपए होता है पर ये 14 kg पे लगभग, और हम कितना देते थे? 400। क्या जो कार चलाते हैं सीएनजी, मतलब वही कार में डालने वाली जो एलपीजी रिफिल कर देते थे, तो बोल पकड़ाते थे क्यों? यही है। यहाँ देख लीजिए 200 हमारे क्या पैसा है? सब्सिडी का पैसा, मिसयूज हुआ गेन। अरे सिंपल से एग्जांपल है भैया, अगर ऐसा 1 लाख लोग कर दिए तो कितना हुआ? गिन लीजिए, 1 लाख में इंटू हो गया करोड़ों में। अगर एक दिन की बात है 1 लाख एक बार, और पूरे 1 साल में, तो ये एक प्रॉब्लम थी। यहां भी सेम चीज है। एक दिन मान लीजिए यार 1 लाख अगर सिलेंडर खपत होती है, दैट मीन 800 ले रहा हूं तो 400 रुपए पर डे। ये तो एक दिन की बात है, एक महीने में सोचिए और 1 साल में सोचिए, कई अरब रुपए कहीं ना कहीं इस मिसयूज। इसको जरूरत है क्या देने की सब्सिडी की? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भैया एफर्ट कर सकता है, सब्सिडी उनके लिए नहीं था। सरकार ने सोचा क्यों ना ये मिसयूज है उसको बंद किया जाए। लेना है तेरे को भैया, तेरे को देना है, इसमें ये वाले कमर्शियल यूज वालों को देना है, तू दे। अपने कार में डालना है, बिल्कुल डालो, कोई दिक्कत नहीं, कार में डालो। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि तुमको 1 साल में कितना मिलेगा? 12 ही मिलेगा। उसके बाद अल्टीमेटली तुमको कौन से प्राइस में लेनी पड़ेगी? इसी प्राइस में आके लेनी पड़ेगी। इसीलिए ये ध्यान ली। दूसरी एक और बात, एलपीजी सिलेंडर एक व्यक्ति के नाम में 3-3 कनेक्शन होता था। एक आदमी लिए वही 2 कनेक्शन, ब्लैक मार्केट में बेचा, अल्टीमेटली देख लीजिए कौन सा पैसा गया? सरकार का पैसा मिसयूज होता था। इसीलिए जब एलपीजी में आधार लिंक हो गया, ध्यान रखेंगे, या हो सकता है आपके घर में भी रहा हो, तो उसमें एक ही, बाकी तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट, 3 कनेक्शन एक ही रखने दिया, एक परिवार में एक ही कनेक्शन है, इसीलिए आज ये पैसे बच गए। सीधी बात, इतने पैसे मिसयूज होता था। सीधी बात देख लो यार, मैंने 400 का एक दिन में एग्जांपल लिया, इंटू 1 लाख कर लो, एक दिन का है, इंटू 30 इंटू 365, अरबों रुपए सरकार के बच गए। दैट मींस आपके घर में अरबों रुपए बच गए। आपके घर में अगर अरबों रुपए बचे हैं तो सब्सिडी का पैसा कहीं और उपयोग होगा। आपके घर में पैसे बचे, कहीं और डेवलपमेंट में काम में लगाओगे। यही काम सरकार ने किया। सब्सिडी का पैसा जो बचा था
8,000 करोड़ रुपए एक साल के अंदर। ध्यान रखेंगे 8,000 करोड़ एक साल में बचा। इसी सब्सिडी का पैसा क्वेश्चन पूछ देगा, एलपीजी की जो सब्सिडी डीबीटी में बचाया गया वो कौन से स्कीम में लगाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, याद होगा स्कीम का नाम, बहुत सारे होल्डिंग में आपने पढ़ा होगा। इस 8,000 करोड़ का जो पैसा है वो फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया, सबको नहीं, वुमेन के नाम में कनेक्शन जिनके यहाँ नहीं है उनको दिया गया फ्री एलपीजी कनेक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी योजना का था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर। याद होगा पीएससी ने उज्ज्वला का हिंदी में एक बार पूछ दिया था, लास्ट ईयर की बात है, उज्ज्वला के हिंदी में लिखा हुआ था, कौन सा करेक्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे इससे। इसका क्वेश्चन पूछता है टैगलाइन क्या है या कितना करोड़ रुपए लगाया गया। अभी देखिए लॉकडाउन हुआ तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर जो बेनिफिशियरीज है, लाभार्थी है, वो महिलाओं के नाम में जो कनेक्शन था उनको 3 सिलेंडर फ्री में दिया गया। इस योजना के जो अकाउंट है उनको उनके पैसे उनसे लिया गया, उनको पैसा लिया गया उस समय, लेकिन उनके अकाउंट में पूरा रिफंड कर दिया गया। तो ये है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला। इसका टैगलाइन आपने कई बार पढ़ा होगा, लिखा रहता है स्वच्छ ईंधन, स्वस्थ जीवन, स्वच्छ ईंधन स्वस्थ जीवन। तो भाई टैगलाइन पूछ देता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इससे क्वेश्चन पूछता थी 8 करोड़, 8,000 करोड़ पैसा था, 800 करोड़ बेनिफिशरीज हुए, लाभार्थी हुए। तो ये 800 करोड़वा जो लाभार्थी है उसका नाम पूछता है, ढूंढ के रखेंगे आप लोग, अगली बार चर्चा करेंगे इस पे। तो 800 करोड़ इतने में इतने लोगों को लाभार्थी मिले, इतने लाभार्थी में 800 करोड़वा लाभार्थी कौन है, क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो इसको फिलहाल हम हटाते हैं। मेरा क्वेश्चन है अगला फर्दर, तो सब्सिडी क्लियर है आई थिंक, ठीक है, और सबसे बड़ी रिफाइनरी है, क्यों सब्सिडी है, सब्सिडी को क्यों डायरेक्ट अकाउंट में। तो क्वेश्चन पूछता है एलपीजी की जो सब्सिडी है जो अकाउंट में दिया जाता है कौन से स्कीम के अंदर। क्वेश्चन पूछता है एलपीजी सिलेंडर की, ये तो सरकार के लाभ बोला था, ध्यान रखेंगे, मैंने बोला था सरकार के जितने लाभ है, जो बेनिफिट है, उनको उन गरीबों तक पहुंचाने की जो स्कीम है वो ये है। मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सबसे पहले किसने डीबीटी डीसीटी चलाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, उस स्कीम का नाम जिसमें चलाया गया और वो किसके लिए चलाया गया। तो सबसे पहले चलाया गया था एलपीजी की सब्सिडी देने के लिए। एलपीजी की सब्सिडी देने के लिए डीबीटी डीसीटी चलाया गया था, उस स्कीम का नाम, ये तो पूरे बेनिफिट का था, ध्यान कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरे बेनिफिट सरकार का जो है उसके लिए था। मेरा क्वेश्चन है एलपीजी जो सबसे पहले डीबीटी डीसीटी चलाया गया था वो एलपीजी के लिए चलाया गया, वो एलपीजी चलाया गया था उस स्कीम का नाम, उसका पैसा आपको बता दिया मैं। इस स्कीम को कहते थे डीबीटीएल। कई बार आपने होल्डिंग में देखा होगा, आपको याद होगा कैंपेन भी चलाया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो एफर्ट कर सकते हैं गैस सिलेंडर बिना सब्सिडी के, वो कृपया सब्सिडी छोड़ें, ये उनके एक रिक्वेस्ट था। तो करीब करीब 15 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ा था। उस कैंपेन का नाम भी पूछता है कि कौन से कैंपेन के अंदर लोगों ने इस डीबीटीएल के अंदर अपना सब्सिडी छोड़ा, उसका नाम था गिव इट अप, गिव इट अप कैंपेन। ठीक है, क्लियर यहां पे? कई बार होता है ये नहीं लिखता है पेपर में कि एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी जो है वो कौन सी है, वो ये है। ठीक है, कई बार होता है डीबीटीएल की जगह होता है डीबीटीएल किससे संबंधित है, वो एलपीजी संबंधित है। ठीक है, या डीबीटीएल का फुल फॉर्म, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर, एल का फुल फॉर्म पूछ देता है एलपीजी, ध्यान रखेंगे। डीबीटीएल मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। सबसे पहले किसमें शुरू किया गया था, एलपीजी में शुरू किया, स्कीम का नाम है। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं पहल, पहल योजना। पहल किससे संबंधित है, पहल का जरा देखिए जरा, डायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष, बेनिफिट को बोलते हैं लाभ, ट्रांसफर को हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरण, दैट मीन प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ, पहल योजना। कभी क्वेश्चन आए ध्यान रखेंगे, पहल किससे संबंधित है, एलपीजी से संबंधित है।
तो जितने भी ऐसी चीजें जो डेली बेसिक चीज यूज होने वाली है, जिसको गरीब लोग हाई प्राइस होने की वजह से गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो रही हो, उनको उनकी पहुंच में लाने के लिए सरकार अपने तरफ से एडिशनल अमाउंट देता है, उसे सब्सिडी कहते हैं। क्लियर है? तब क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं सर सब्सिडी और एमएसपी में क्या अंतर है? ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे। यहां तक क्लियर है आपका? सबसे पहले किसमें चलाया गया? डीसीडीबीटी, एलपीजी में चलाया गया। उस स्कीम का नाम डीबीटीएल या पहल। कितना पैसा बचा है? 8,000 करोड़। कौन सी योजना का दिया गया पैसा उसको? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्लियर है यहाँ पे? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनसे क्वेश्चन है। डीबीटी डीसीटी के अपने कॉन्सेप्ट है, ये 2012 में चालू हुआ, फिर उसमें नए नए रूप आए। अब जो हम कहते हैं जैम, इसका एक नया कॉन्सेप्ट आया जैम। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जैम ट्रिनिटी। जैम का फुल फॉर्म पूछता है, जैम क्या है? जन धन आधार मोबाइल। ठीक है, जो आज ट्रिनिटी है जिनके साथ सरकार ने लाभ पहुंचाने की कोशिश किया वो जैम के थ्रू। तो जैम मतलब खाने का जैम नहीं, ध्यान रखेंगे। जन धन एक, ठीक है, आधार और मोबाइल, ये मतलब मत लिख देना अकाउंट, जन धन आधार मोबाइल। इस ट्रिनिटी के थ्रू ये बेनिफिट आज पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आपका लोग का डीबीटी डीसीटी अकाउंट के साथ किसको लिंक किया गया, डीबीटी डीसीटी में अकाउंट किसको लिंक किया गया, या डीबीटी डीसी आधार के साथ लिंक किससे किया जाता है, आधार को लिंक अकाउंट नंबर अकाउंट से किया गया, कौन से स्कीम के तहत किया गया, इसके फायदे आपको अब समझ आ गए होंगे। सीधा जो भी सरकार का बेनिफिट है उनके अकाउंट में आता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। दैट मीन्स ये ब्लैक मनी जनरेट या करप्शन नहीं होंगी, सीधा बेनिफिट मिलेगा जो जिनको पास जाना चाहिए, तो हम जो गरीब है उसको अपलिफ्टमेंट मिलेगा, इनिशिएटिव मिलेगा एक अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट था हटाने, करप्शन को हटाने के तरीका। ठीक है, हम बात कर रहे थे सब्सिडी और एमएसपी में अंतर। कई लोग पूछते हैं सर सब्सिडी और एमएसपी में अंतर क्या है? तभी भी हमने चर्चा किया था सब्सिडी पे कि ऐसी सब्सिडी वो चीज होती है जो हाई प्राइस होने की वजह से गरीबों के पहुंच से दूर हो रही हो, तो उनकी पहुंच में लाने के लिए सरकार अपने तरफ से एडिशनल अमाउंट देता है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आप देखिए, स्कॉलरशिप देख लीजिए, फूड ग्रेन पे देख लीजिए, सब्सिडी मिलती है। ठीक है, बात आती है एमएसपी। कई लोग एमएसपी जैसे बोलता हूं एमआरपी पे चले जाते हैं। तो आप लोग देखोगे हर कोई भी प्रोडक्ट उसके पैकेट में लिखा होता है एमआरपी, मिनिमम रिटेल प्राइस की मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फुल फॉर्म में लोग कभी यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम बात करें एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलता है। पहला क्वेश्चन, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में देखोगे कितने आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट कितने हैं, पहले कितने थे अब कितने हैं, पहले कितने थे अब कितने हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी देगी फॉरेस्ट प्रोडक्ट में। अभी भी बढ़ाया है, 3-4 दिन पहले का न्यूज है, याद होगा। पहले 9 फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, इसको 25 कर दिया गया है। तो ये आखिर एमएसपी है क्या, आखिर देने की जरूरत क्यों, किसी चीज का ऑब्जेक्टिव? जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क नहीं बनाओगे तब तक नहीं आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव अब समझ आ गया होगा क्योंकि डेफिनेशन क्लियर हो गया क्या है। ठीक है, उनकी पहुंच में दूर ना हो इसलिए उनको, ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएसपी कौन डिसाइड करता है? सबसे ज्यादा पूछा गया है एमएसपी कौन डिसाइड करता है। सब्सिडी ओके, गवर्नमेंट विल बी डिसाइड, नो प्रॉब्लम, बट एमएसपी इज डिसाइड बाय। और एमएसपी जब डिसाइड किया जाता है, ड्यूरेशन पूछा जाता है। ये उड़ीसा पीएससी का क्वेश्चन था, उड़ीसा पीएससी का क्वेश्चन था कि सब्सिडी एमएसपी कब डिक्लेयर किया जाता है या डिसाइड किया जाता है, ये क्वेश्चन था। जब हम बात करते हैं एमएसपी की, तो सरकार भी देखिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो धान खरीदी, इसको बात करते हैं, धान खरीदी को लेकर बड़ा बवाल हुआ इस साल। तो धान खरीदी करता है कौन खरीदता है? हम लोग कहते हैं सोसाइटी में खरीदता है। सोसाइटी या जिसको हम लोग कहते हैं, आप लिखा होता है प्राथमिक सहकारी समिति, ऐसा कुछ लिखा रहता है, प्राथमिक सहकारी समिति, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे परचेस होती है। ये जो परचेस होती है वो 1 रुपए किलो की चावल की बात हो रही है, चलते हैं 1 रुपए किलो है ना, तो हम बात करें 1 रुपए किलो की चावल तो होती नहीं है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सरकार खुद लेती है इसको। एमएसपी बढ़ा हुआ है, मैं उस पर चलूंगा 18
स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हम 250 कुछ है ना, 250 या 2200 कुछ रुपए देंगे। फिर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 18 रुपए में एक सरकार धान खरीदती है सोसाइटी के थ्रू। धान खरीदती है तो जो धान तौलने वाले, नापने वाला जो होता है, उसको भी तो सैलरी देना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें प्लस कर देते हैं, उसको पर केजी पे लागत आ जाती है कि मान लीजिए 0.25 दैट मीन्स 25 पैसे नापने वाले को। फिर नाप के यार वही तो नहीं पड़ा होगा, देखते सुने हो कि बारिश होने की वजह से इतनी लाखों की धान खराब हो गई, तो इसलिए इसको लोड किया जाता है ट्रकों में ताकि वो पर्टिकुलर जगह पे जहां भेजना है वहां चले जाए। ठीक है, तो उसको जो लोड करने वाला उसको भी 0.25 पर केजी या पर बोरी जो भी होगा उस पर दिया जाएगा। मैं एक फ्रैक्शन अमाउंट पर केजी पे जोड़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, प्लस ये तो लोड हुआ। ट्रांसपोर्टिंग के चार्ज अगर बात करूँ 0.5 पर केजी लग जाता होगा, ट्रांसपोर्ट पहुंचा, फिर वहां तक जहां लोड अनलोड होगा वहां भी उतारने वाले को 2.5 बराबर है। इनका हिसाब अगर करें तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव देख लीजिए। अच्छा, ये जो पहुंच गया, हम बात करते हैं जो यहां से परचेस किया, वहां परचेस करके ये स्टोर कहां होती है। सरकार जो भी फूड ग्रेन परचेस करता है वो किस जगह रखी जाती है, ये भी पूछ सकता है। वो रखी जाती है FCI पे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स होते हैं वहां पे। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि 1965 में बना, इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है कब बना था, 1965 में बना था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर किया जाता है। अब काउंटिंग देख लीजिए, करीब करीब 1.25 और बढ़ गया, मतलब 19 रुपए 25 पैसे की बात है। 19 रुपए 25 पैसे की अगर हम हिसाब करें तो यार ये तो हो गया फूड। वहां से फिर एक दिक्कत आती है, तो यहाँ तक की काउंटिंग है। फिर ये आप अनलोड होगा, काहे के लिए, क्योंकि चावल भाई वो तो धान है, पैडी है, धान है, धान को फिर तो राइस के लिए भेजना पड़ेगा। फिर लोड होगी 0.25, कैसे लोड होगी, FCI गोदाम से लोड होगी क्योंकि उसको राइस मिल भेजना पड़ेगा, प्लस राइस मिल फिर अनलोड होगा 0.25 पर केजी। जो मिल जाती है राइस बनाने के लिए उसके पे आपको देना पड़ेगा 0.5 बराबर है। फिर वो वापस है वो FCI गोदाम 0.25, फिर क्यों FCI वहीं थोड़ी रखा रहेगा, फिर वहां से FCI गोदाम स्टोर धान, जो धान था वो चावल बन के आया। ठीक है, वहां से फिर लोड हुआ, फिर अनलोड होगा 0. और फिर डिस्पैच होगा। अल्टीमेटली इन सब एक्सरसाइज में हम मान लेते हैं करीब करीब 4 से 5 रुपए और जुड़ जाएगा। हम मान लेते हैं 4 रुपए, तो 8 4 12, 22 रुपए पर केजी ये चावल का रेट है लगभग। ठीक है, मान लेते हैं 22 रुपए पर केजी है। आप देते कितने हो, मात्र 1 रुपए। अच्छा, ये जो 18 आएगा, 18 कायदे से वो धान के तो सरकार कहती है 18 अगर है रेट, मार्केट रेट है, तो उसमें सरकार कहती है हम 50 पैसे 1 रुपए और एक्स्ट्रा पैसे देंगे। ये है 50 पैसे, ध्यान से समझ लेंगे, यही पे अंतर आपको दिख जाएगा। 18 रुपए उसकी कीमत होती धान की, सरकार कहती है हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, 50 पैसे पर केजी देंगे। मतलब आपका हम 18 रुपए कीमत है, 18 मार्केट प्राइस में जो 18 मिलता है आपको 18.50 में खरीदेंगे पर केजी। तो ये 1850 इसलिए आप लोग उसमें लिखते हो, क्विंटल में लिखते हो। ये हो गया 22। आप दिए हो 1 रुपए, दैट मीन्स टोटल 21 रुपए। ये क्या है, और ये 50 पैसे है क्या पर केजी के साथ। तो पर केजी 21 रुपए कहलाया सब्सिडी, और ये 50 पैसे पर केजी कहलाया MSP। अब बात यह है, ये तो समझ आ गया कि क्यों उनके एफर्ट से दूर में बहुत महंगा हो जाए, खा नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा दिया जाता है। ये 50 पैसे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों दिया जाता है। एक बात बताइए, आप एक मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आपको अगर सही प्राइस नहीं मिलेगी, अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी, तो क्या आप प्रोडक्शन करोगे? आप तो डिस्कैरेज हो जाओगे, हतोत्साहित हो जाओगे। क्यों प्रोडक्शन करूँ मैं, जब मेरा नुकसान हो रहा है। किसान को हमेशा नुकसान होता है, कभी बारिश हो जाती है, बेमौसम बारिश देखिए इस साल बहुत हुई, तो उसको नुकसान हो जाता है। नुकसान होगा तो वो प्रोडक्शन क्यों करेगा। तो उनको इंकरेज करना जरूरी है, सरकार को बोलना पड़ेगा कि भाई आप प्रोडक्शन करो, हम परचेज करेंगे, हम अच्छे दाम में परचेज करेंगे। तो ये जो अच्छे दाम में फार्मर्स, जो प्रोड्यूसर्स, मैं फार्मर नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट में होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट में MSP दिया जाता है। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है एग्रीकल्चर। तो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इंकरेज करने के लिए, ताकि वो और प्रोड्यूस करें, उनके एक सही प्राइस डिसाइड करना, उससे नीचे ना ले, वो एक सही प्राइस डिसाइड करना ताकि वो इंकरेज हो। उस प्राइस को हम MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर यहाँ पे? खासकर किसानों के लिए ऐसा होता है, किसानों को क्योंकि बहुत नुकसान होते हैं उनको, इसलिए उनको एक सही प्राइस दिया जाए ताकि वो उत्पादन करना ना छोड़ें। अगर वो उत्पादन करना छोड़ जाए आपकी हालत क्या होगी सोच लीजिए।
तो उनको उत्पादन करे बराबर, उनको इंकरेज करे। उनको इंकरेज करने के लिए जो सरकार उनके जो एक बेसिक प्राइस होती है उसमें एडिशनल प्राइस देता है, उस प्राइस को हम लोग एमएसपी कहते हैं। गरीब लोगों की पहुंच से दूर न हो जाए, हाई प्राइस की वजह से उनके पहुंच में पहुंचाने के लिए सरकार अपनी तरफ से एडिशनल अमाउंट देता है, उसे सब्सिडी। और जो प्रोड्यूसर्स है, खासकर किसान है, उनके प्रोडक्ट का सही रेट मिले, उनको इंकरेज करे, उसके लिए जो एडिशनल प्राइस देता है उसे हम एमएसपी कहते हैं। ये डिसाइड करता है CACP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये डिसाइड किया जाता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा कि एमएसपी कौन डिसाइड करता है, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये अक्टूबर नवंबर में डिसाइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। एमएसपी कब डिसाइड होता है? अक्टूबर नवंबर में, और ये प्रोवाइड करता है CACP। ओके, एक प्रॉब्लम और है, ये तो हो गया कि किसानों की बात हो गई, एमएसपी दिया जाता है। एक प्रॉब्लम और आती है, कई बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री होती है, ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है, यही इंडस्ट्री जब प्रोड्यूस करता है उसकी कीमत रहती है मान लीजिए भारत में 9 रुपए। सेम प्रोडक्ट हम जब दूसरे देश से इंपोर्ट कराते हैं, अगर इंपोर्ट करा के अब भारत में अगर वो 7 रुपए मिल रहा हो तो क्या करेंगे आप? कहां से परचेज करना पसंद करेंगे? मेरा क्वेश्चन फिर से क्लियर कर दूं, अगर इंडस्ट्री, भारत के जो इंडस्ट्री उद्योग हैं, वो अगर 9 प्रोड्यूस करके मार्केट में 9 रुपए में सेल होता है उसका प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम, वो हम इंपोर्ट कराते हैं और वो 7 रुपए में मिलता है भारत में लोगों को। आपको भी फायदा होगा, तो 2 रुपए का डिफरेंस है, लाखों के लोगे तो मैं सीधा समझ लो, मान लो 2 लाख का लिए 2 रुपए का डिफरेंस है, निकाल लीजिए आप सब। तो अब करोगे क्या? बोले सर हम तो इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कराओगे तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ जब इंडस्ट्री, हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की, जीडीपी की, जीडीपी में आप सबको पता है 3 पोर्शन है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। इसकी चर्चा हम बहुत बाद में करेंगे, फिलहाल अभी ध्यान रखें 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है आपका इंडस्ट्री, एंड इसमें आता है सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री, ये बात कर रहे हैं हम इंडस्ट्री की। अगर ये यार अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये तो बंद हो जाएगी। दैट मीन्स ये परफॉर्म नहीं करेगी। सीरीज बात है, 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिला तो आपको ग्रोथ कैसा होगा? आपके मार्क्स की ग्रोथ क्या होगी? दैट इज द मार्किंग जीडीपी, वो ग्रोथ नीचे चले जाएगी। हमको इसको भी ख्याल रखना है। साथ साथ अगर बाहर से इंपोर्ट करें तो लोगों का ये बंद हो जाएगा, तो लोगों की बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसीलिए अब ऐसा केस हो जाए कि कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हाई प्राइस हो, लेकिन इंपोर्ट कराने में अगर सस्ता हो जाए तो यहाँ पे इनको नुकसान होगा। इसको आप क्या कर रहे हो? डंप कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो। कैसे करें आप? तो उसको नीचे सेल करोगे तो नुकसान होगा, या तो नुकसान होगा, सरकार उनको अलग से पैसे देगा, पैकेज देना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए क्या किया जाता होगा? इंपोर्ट बंद कर दें, इससे वर्ल्ड ट्रेड में जो हमारा एग्रीमेंट है वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस समय जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जो इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसर है, उनको बचाने के लिए एक काम करते हैं, इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा देते हैं। टैक्स बढ़ाएंगे तो 2 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं तो बराबर हो गया 9 रुपए। तो यार जब इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, तो बोर्ड बढ़ाया तो ये भी रेट यही हो गया, तो मैं क्यों बाहर से लूं, मैं यही से क्यों ना लूं? तो इतना एक्सरसाइज कौन करेगा? तो यही से लेगा, जिससे इंडस्ट्री बच जाएगी, लोगों को रोजगार। ये 2 रुपए जो हमने टैक्स बढ़ाए, टैक्स को कहते क्या है और ये लगाता कौन है? ये भी क्वेश्चन के बाद पूछा है, ठीक है। तो ये जो टैक्स कहलाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं इसको, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। इसको डीजीपी लगाता है, इसका नाम बदल गया, सर्च करके रखेंगे, अगली क्लास में पूछूंगा आपसे। डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका नाम बदल गया, 2 संस्थाएं मर्ज हो गई अभी, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंपोज करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, सजेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या कॉर्पोरेट मिनिस्टर हम लोग कह देते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या कॉर्पोरेट, इसके अंदर चलता है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर किसी इंपोर्ट कराने वाली गुड की प्राइस अगर कम हो एज कंपेयर प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक, उस केस में जो इंपोर्ट कराने वाली जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसे हम डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। एंटी डंपिंग, एंटी मतलब क्यों? रोक दिए, डंप नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको लगाता कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इस कौन से मिनिस्ट्री के अंदर चलता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो आपको क्लियर है, ठीक है। सब्सिडी, एमएसपी कौन डिसाइड करता है, कब लगता है, ठीक है। डंपिंग ड्यूटी
यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम एक नए टॉपिक, एक नए है ना उस पर चर्चा करेंगे। आप सबका धन्यवाद।